हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर मैं पीयूष और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री क्लास 9 जो कि सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर है और चैप्टर 3 है वो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंसेप्ट क्लियर जो होना बहुत ही ज़रूरी है। और कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो एक भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं बन पाएंगे, इसलिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो है टॉपिक एक है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन के से रिलेटेड टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो में जो है मैं बस थ्योरी पढ़ाऊँगा। अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके और इसका नोट्स ले सकते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम टाइम में जो है वह दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तब तक बने रहिए और बिना किसी ब्रेक के हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कई सारे जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस वीडियो में जो थ्योरी है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके, तो हम लोग पहले आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम लोग करने क्या वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ एटम्स पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन पढ़ेंगे डिटेल में। उसके टाइप्स जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एटम्स क्या है, तो जब जो आइडिया है डिविजिबिलिटी का मैटर को हिंदी में पदार्थ कहते हैं। जो आइडिया है डिविजिबिलिटी का मैटर का वह 500 BC में इंडिया में आया था। एक इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम था महर्षि कनाड। उन्होंने यह कहा कि जब हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो एक स्टेज आएगा जब उसके पार्टिकल्स जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएंगे। और उन्होंने इस पार्टिकल्स का क्या नाम दिया, तो उन्होंने इस पार्टिकल्स का परमाणु नाम दिया। और सेम इरा में जो है एक और फिलोसफर थे जिनका नाम था पाकुंदा कत्यायमा। उन्होंने भी यह कहा कि जब जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं जिसको हम लोग अभी एटम्स कहते हैं, वो सारे मिलके जो है एक मैटर फॉर्म करते हैं। और जो अभी हम लोग जो हैं उन छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिल कर के जो मैटर फॉर्म करते हैं उनको हम लोग अभी कहते हैं मॉलिक्यूल्स। द कंबाइंड फॉर्म ऑफ एटम नोन एज मॉलिक्यूल्स। ओके, सेम इरा में जो है एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर थे जिनका नाम था डेमोक्रेटस। उन्होंने कहा कि जब हम मैटर को डिवाइड करेंगे तो एक स्टेज ऐसा आएगा जब पार्टिकल्स जो है मैटर का वह फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। और उन्होंने इस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का क्या नाम दिया, तो उन्होंने इस इंडिविजुअल पार्टिकल्स का नाम एटम्स दिया, जिसका मतलब होता है इंडिविजुअल। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने हिस्ट्री ऑफ एटम्स के बारे में पढ़ा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको चाहिए, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे आता है लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी के एंड में जो है दो साइंटिस्ट एंटोनियो एल लेविजर और जोसेफ एल प्योस्ट जो है दोनों साइंटिस्ट ने यह ऑब्ज़र्व किया, एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और उसमें जो है उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कुछ फेनोमेना। और वो वही फेनोमेना जो है बाद में आके इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन बन गए। और यही इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन जो है यह डिफ़ाइन करता मीन्स यह कंफर्म करता है कि जो मैटर जो है वह छोटे छोटे एटम पार्टिकल से बने हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है अगला है वह है टाइप्स ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। देखिए दोस्तों, मेनली जो है 3 टाइप्स ऑफ केमिकल कम्बिनेशन है, लेकिन 9th स्टैंडर्ड में जो है हम लोगों को 2 ही टाइप के केमिकल कम्बिनेशन पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़ने हैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ने हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल जो है आपको हायर क्लास में पढ़ने हैं, जो कि 10th 11th 12th में आप पढ़ लेंगे। ये इस पर होगा कुछ थ्योरी होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को आगे बढ़ते हैं। तो 18th सेंचुरी में साइंटिस्ट जो है नोटिस किए कि जब वह एक क्लोज कंटेनर में जब वह केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पर मास का जो है वह को मास सेम रहता है, मास जो है चेंज नहीं होता है। और इसी प्रिजर्वेशन पर, इसी केमिकल रिएक्शन पर उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है वह फॉर्मुलेट किया।
और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो एंटोनियो लेविजर ने 1774 में दिया था। अब आगे बढ़ते हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर भी कहते हैं। मैटर और मास दोनों सेम ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इनके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता क्या है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग होता है कि जो मास जो है ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक। और आप इसको एक और तरीके से स्टेट कर सकते हैं, मीन्स डिफाइन कर सकते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन हो क्लोज कंटेनर में, तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट जो है वह इक्वल टू होगा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। उसमें कोई चेंज नहीं होगा मास में केमिकल रिएक्शन के दौरान। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ पाए। तो एग्जाम्पल यहाँ पर ये है, मैंने एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया है 100 ग्राम और उसको मैंने क्लोज कंटेनर में जो है वह डिकम्पोज कर दिया कम्प्लीटली। तो हमें उस डिकम्पोज हुए कैल्शियम कार्बोनेट से क्या मिला, तो हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिला। और हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए दोस्तों क्लोज कंटेनर में हुआ तो यहाँ पर कोई जो है चेंज नहीं हुआ है मास में। 56 ग्राम प्लस 44 ग्राम इक्वल टू 100 ग्राम होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग 100 ग्राम ही लिए थे और हमें जो प्रोडक्ट निकला वो भी 100 ग्राम ही है, इसलिए मास का इसमें कोई चेंज नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारा आगे है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन जो है वह जोसेफ प्रूस्ट ने 1779 में दिया था, ठीक। 5 साल बाद जो है 5 साल बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के 5 साल बाद उन्होंने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दिया था। उन्होंने एनालाइज किया कि कंपाउंड जो बने होते हैं वह फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं बाय मास से। और यह ऑब्जर्वेशन उन्होंने फॉर्मुलेट कर दिया क्या, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉर्मुलेट कर दिया। अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के मुताबिक होता क्या है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के मुताबिक यह होता है कि एक केमिकल कंपाउंड जो है वह हमेशा जो है सेम एलिमेंट से कंबाइंड फॉर्म में जो है सेम प्रोपोर्शन बाय मास से बना होता है। और इस लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम लोग लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया है जिससे आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक पहला एग्जाम्पल है, मैंने वाटर का लिया है। हम लोग जानते हैं कि वाटर एक कंपाउंड है और उसका जो रेशियो है मास ऑफ ऑक्सीजन टू द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन, उसका रेशियो जो है वो हमेशा 1:8 के होता है बाय मास से। तो हम लोग सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास अगर 9 ग्राम वाटर है तो उसमें जो है 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन जो है वह होगा ही होगा, कोई भी कीमत पर होगा ही होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं तो हमने एक और एग्जांपल लिया है, वो है अमोनिया का। अमोनिया जो है वो भी एक प्रकार का कंपाउंड है और वो भी जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों से मिलकर बना हुआ होता है। जिस तरह से वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, उसी तरह जो है अमोनिया जो है वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो है वह हमेशा जो है 14:3 के प्रोपोर्शन में बना रहता है बाय मास से। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल। तो दोस्तों यहीं पर होता है ख़त्म आज का वीडियो, इसी पर हम लोग ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने और दोस्तों के साथ, ताकि वो भी कुछ पढ़ पाए इस थ्योरी से और अंत में जो है इनको क्वेश्चन भी मिल सके, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।